गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात। आज जो है संडे है। हर एवरी संडे को हम एक एक टॉपिक पर चर्चा करते हैं। तो आज है सार्क पर हम चर्चा करेंगे। सार्क है क्या? सार्क का फुल फॉर्म देखिए, साउथ एशियन एसोसिएशन साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इंग्लिश में इसका ये फुल फॉर्म हो गया। और हिंदी में सार्क को क्या बोलते हैं? दक्षेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दक्षेस। दक्षेस का फुल फॉर्म क्या है? दक्षिण एशिया में छोटा सा होना चाहिए। दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ये है, इसको सार्क बोलिए या दक्षेस बोलिए, ये दोनों एक ही है। तो सार्क की स्थापना कैसे हुई? देखिए 50 के दशक में शुरुआत करते हैं। 50 के दशक में 1947, 1951, 1953 में 3 बार जो है ये कुछ देशों ने, साउथ एशियन देशों ने, दक्षिण एशियाई देशों ने आपस में ये कहा कि एक हमारा जैसे यूएनओ है ना, यूएनओ की तरह एक हमारा भी कोई संगठन होना चाहिए जो आपसी व्यापार, आर्थिक, सामाजिक, कल्चरल सारे मुद्दे पर एकजुट करके हम आगे बढ़ें। ऐसा होना चाहिए गुट। तो इन्होंने तो विचार 50 के दशक में कर दिया। इसके बाद सब ठंडे बस्ते में हो गया, किसी ने इस पर चर्चा नहीं किया। और फिर 20-25 साल बीत गए तो जब कोल्ड वार 78-79 में चरम सीमा पर था, उस समय 1979 में बांग्लादेश के राष्ट्रपति जियाउर रहमान थे। उन्होंने ज्यादा रुचि दिखाई और जो है सार्क की स्थापना करने के लिए दक्षिण एशियाई देशों को बहुत जोर दिया कि किसी तरह से ये एक संगठन सार्क का होना चाहिए। तो उसके पहले, सार्क संगठन के पहले जो है नाइनटीन 1981 और 83 में विदेश सचिव स्तर एंड विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। 81 में विदेश सचिव स्तर की बैठक हुई, फिर 83 में विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, जिसमें ये तय किया गया कि हाँ ये जो है, जैसे उनका जो एक चार्टर होता है, ये पॉइंट पर मिल करके हम सार्क की स्थापना करेंगे। तब ये पॉइंट जो है सारे मिल करके 1985 में ढाका में, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में ढाका घोषणा पत्र के अनुसार, जहां पर कोई भी संगठन बनता है तो वहां एक घोषणा पत्र बनता है। घोषणा पत्र में बाकायदे अनुच्छेद होते हैं। कितने अनुच्छेद? आई थिंक 10 अनुच्छेद हैं इसके बनाने में। ढाका घोषणा पत्र के अनुसार स्थापित जितने भी देश सम्मिलित थे, उस समय 7 देश सम्मिलित थे। 7 देशों ने
कर चार्टर पर हस्ताक्षर किए। चार्टर यानी घोषणा पत्र पर, ढाका घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसको 1985 का सार्क का घोषणा पत्र बोलते हैं। तो 1985 में बांग्लादेश ढाका में ये इसकी सार्क की स्थापना हुई। ठीक है, 7 देश थे कौन कौन से, आप देखिए, पाकिस्तान, भारत, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश देश, भूटान और नेपाल। 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 जो देश थे, इन्होंने मिलकर के 1985 में सार्क की स्थापना की। और कहां पर इस स्थापना हुई, ढाका में हुई, ढाका घोषणा पत्र के अनुसार। अब इसके स्थापना के 2 साल बाद, देखिए, ढाका घोषणा पत्र के स्थापना के 2 साल बाद 1987 में, किसमें, 1987 में इसका जो है सचिवालय, सेक्रेटरीट, जैसे यूएनओ का सचिवालय होता है, उसी तरह इसका भी एक सेक्रेटरीट हेडक्वार्टर बना। कहां पर, नेपाल काठमांडू में, नेपाल के काठमांडू में। कहां बना, नेपाल के काठमांडू में बना। ठीक, अब देखिए, ये जो है 7 देश से 8वां देश जो है, इसमें एक्चुअली में है कितने, 8 देश। 8वां देश जो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान लास्ट में आया, कब आया, 2007 में। कब आया, दो 2007 में भारत के ज्यादा, मतलब भारत ने बहुत ही उसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया था उसको शामिल कराने में। तो अफगानिस्तान जो है 8वां सदस्य के रूप में 2007 में सार्क में ज्वाइन किया। क्योंकि जानते हैं कि भारत जो है सबसे ज्यादा प्रेफरेंस क्या देता है कि फ्री ट्रेड जो है, जितना आर्थिक व्यवस्था, तो ट्रेड जो है, जिस अफगानिस्तान के साथ इसका ट्रेड अच्छा है, और ये चाहता था कि जितने भी हमारे साउथ एशियन नेशन हैं उनके साथ व्यापार समझौता अच्छे हों, अच्छे रिलेशन हों, अच्छे, क्योंकि इनके जो कल्चर हैं करीब करीब मिलते हैं, खान पान पहनावा करीब करीब मिलते, धर्म तो मान लीजिए सभी के अलग अलग धर्म हैं, लेकिन जो भी हैं करीब करीब इनके कल्चर मिलते हैं। इसलिए इन्होंने सोचा कि जो है, अच्छा, अफगानिस्तान लेट में क्यों ज्वाइन किया, क्योंकि ये दक्षिण एशिया का देश है नहीं, न तो ठीक से पश्चिम एशिया का देश है, न तो दक्षिण एशिया का है। फिर भी भारत की पहल से वो उसको भी इसमें ज्वाइन करा लिया गया। और बहुत से देश हैं जो इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन अभी तो इसका अस्तित्व ही खतरे में है। 18 शिखर सम्मेलन के बाद, 2014 के बाद कोई शिखर सम्मेलन ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, इसके जो 2 सिद्धांत है, जो 2 नहीं कई सिद्धांत हैं, एक कहा जाए इसके बहुउद्देशीय सिद्धांत हैं, बहुउद्देशीय लक्ष्य हैं, वो भी इसका कारण है कि ये सफल नहीं रहा है। कि 2014 के बाद इसमें कोई शिखर सम्मेलन, कोई बैठक हुई ही नहीं।
तो संस्थापक देश 7 हैं और अफगानिस्तान को लेकर 8 हो गए। कुछ जो है ऑब्जर्वर देश हैं। ऑब्जर्वर जब जब भी मिलकर शिखर सम्मेलन होता है तो ऑब्जर्वर देश 9 है। कितने हैं ऑब्जर्वर देश? ऑब्जर्वर देश कितने हैं? 9 है। कितने हैं? 9। जिसमें कौन कौन से शामिल हैं? आपको जो है संयुक्त राज्य अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय संघ, ईरान, मॉरिशस, म्यांमार, चीन, साउथ कोरिया, और जापान। ये 9 देश जो हैं ऑब्जर्वर हैं। ऑब्जर्वर का काम क्या है कि वो जब भी शिखर सम्मेलन होता है इसमें बैठकर ऑब्जर्व करते हैं कि इन लोगों की मीटिंग कैसे चल रही है, क्या इस पर मुद्दा है, क्या क्या किस पर ये ज्यादा जोर दे रहे हैं, विकास पर जोर दे रहे हैं कि आर्थिक पर दे रहे हैं कि सामाजिक मुद्दा पर दे रहे हैं कि विज्ञान प्रौद्योगिकी पर दे रहे हैं कि राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सार्क का आपदा जो है आपदा पर दे रहे हैं या कल्चर पर दे रहे हैं, सांस्कृतिक खेल पर, सबकी स्वास्थ्य पर है। सारे चीज को ये ऑब्जर्व करते हैं। ठीक, तो हो गए ऑब्जर्वर देश। इनका सचिवालय तो जानते ही हैं आपका काठमांडू में है। तो पहले अध्यक्ष देखिए यहाँ ये जो है यहाँ कोई अध्यक्ष अलग से चुना नहीं जाता है। इसमें जो है जहां जो कंट्री का शिखर सम्मेलन होता है वहीं के अध्यक्ष जो है बना दिए जाते हैं। अध्यक्ष का चुनाव कितने मंत्रिपरिषद समिति द्वारा होता है और 3 साल के लिए होता है। तो पहले जो थे पहले अध्यक्ष सचिवालय के पहले सेक्रेटरी जनरल बांग्लादेश के, क्योंकि पहली में शिखर सम्मेलन बांग्लादेश में हुआ था, बांग्लादेश के अबुल हसन थे। इस तरह जहां जहां सम्मेलन हुआ तहां के कई लोग, अब तक 18 सम्मेलन हो चुके हैं, 18 लोग अपना सदस्य थे सेक्रेटरी जनरल। और वर्तमान में कौन है? वर्तमान में भी बांग्लादेश के ही हैं। बांग्लादेश के श्री मोहम्मद गुलाम सरवर हैं। ठीक, इनकी नियुक्ति 25 अक्टूबर 2023 को हुई है। ठीक, हालांकि अभी कोई मीटिंग नहीं हो रही है। 2014 आखिरी जो है सिम सम्मेलन हुआ था जिसमें भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी ने, देखिए जहां भी मीटिंग होती है ये 8 देश के राष्ट्राध्यक्ष
राष्ट्राध्यक्ष कहने का मतलब यह है कि कहीं प्रधानमंत्री हैं, कहीं पर प्रेसिडेंट है, तो राष्ट्राध्यक्ष ही जाते हैं और उसमें भाग लेते हैं। तो अंतिम जो है 2014 काठमांडू में हुआ था, और 2016 में जो था प्रस्तावित था कहां पर, 2016 में प्रस्तावित था कहां पर, पाकिस्तान में। लेकिन पाकिस्तान में आतंकी हमला जो उरी में हुआ था, सैन्य पाकिस्तान हमला, उसके चलते सिवाय नेपाल के सारे देशों ने बहिष्कार किया कि हम उसमें भाग नहीं लेंगे। तब से जो है कभी अभी ये ठंडे बस्ते में पड़ गया, कहीं कोई मीटिंग नहीं होती, और इसका तो अस्तित्व खतरे में लगता है। और इसके अस्तित्व के कई कारण हैं, इसके अस्तित्व के कई कारण हो सकते हैं। इसके देखिए सिद्धांत, इसके सिद्धांत किस सिद्धांत पर ये बनाया गया था, किस सिद्धांत पर ये सार्क को बनाया गया था। इसके सिद्धांत तो कई है, लेकिन दो मुख्य हैं। पहला क्या है कि कोई भी जो साउथ नेशंस के जो दक्षिण एशियाई देश जो हैं, आपस में किसी के भी आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक, ये पहला मुद्दा, ये मेन मुद्दा था कि किसी का भी कोई आंतरिक मामला है तो आप उनको सहयोग दे सकते हैं कि आप लोग आपस में सुलझा लीजिए, लेकिन कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। तीसरा देश, कोई दूसरा देश जाकर के, जैसे हमारे यहाँ कोई भी मुद्दा है, अब दूसरा देश आकर के कहे कि नहीं आप इसको ऐसे कर डालिए, किसी का सपोर्ट करे, ये चीज नहीं करना, आंतरिक मामले में दखलंदाजी नहीं देना। दूसरा पॉइंट था कि जो भी द्विपक्षीय मुद्दा है किसी दो देशों के बीच, किसी भी, जैसे भारत पाकिस्तान का हमेशा कश्मीर मुद्दा है, कभी बांग्लादेश का तीस्ता नदी का जल बंटवारा का मुद्दा आता है, कभी श्रीलंका के साथ तमिल इशू आता है। तो ये सब मैटर जो है ये शिखर सम्मेलन में नहीं उठाना है, शिखर सम्मेलन में नहीं उठाना है, ये नहीं उठाना है। ये मेन मुद्दे हैं, सिद्धांत इसी पर है। लेकिन ये जो क्या है, ये दोनों मुद्दे आपस में पाकिस्तान द्वारा, कभी बांग्लादेश द्वारा, कभी श्रीलंका द्वारा, ज्यादातर तो पाकिस्तान ही कश्मीर का जब भी मीटिंग बैठती है तो पाकिस्तान इस मुद्दे को उठा देता है, वही मीटिंग समाप्त हो जाती है बिना किसी परिणाम के। 2014 के बाद से, तब से ये मीटिंग कहीं हुई नहीं। आई बात समझ में? अब देखिए इसका कार्य क्षेत्र बोल लीजिए या उद्देश्य बोल लीजिए, ये बहुउद्देशीय है। एक लक्ष्य अगर होता तो शायद प्राप्त कर लिया, जैसे संघाई वालों ने, एससीओ जो संघाई वालों ने एक अपना लक्ष्य बनाया वो प्राप्त कर लिया, लेकिन यहाँ पर बहुउद्देशीय क्षेत्र है, इसीलिए सार्क जो है सफल नहीं हो सका है। बहुउद्देशीय में क्या है कि देखिए आपका जो है ये जन कल्याण
कल्याण एवं मानव संसाधन विकास पर जोर देना। मतलब जनता, यहाँ की दक्षिण एशियाई जनता का जन कल्याण और विकास कैसे हो उस पर जोर देना। कृषि का विकास कैसे हो, जैसे लोगों को भरपूर भोजन मिले उस पर जोर देना। कहाँ से पर्यटन पर बढ़ावा देना ताकि जो है इनके पास इनकी गरीबता जो है दूर हो सके। इनको एनर्जी, ऊर्जा के बारे में ध्यान देना कि कहाँ से ऊर्जा, परिवहन पर ध्यान देना, स्वास्थ्य पर ध्यान देना। कहीं आपदा आ गई, कहीं पर आपदा आ गई, जैसे भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, तब एक दूसरे देश जो है एक दूसरे का मदद करते हैं, इसके लिए बना हुआ है। इनका जो है शिक्षा में सुधार हो उसके लिए एक यूनिवर्सिटी नई दिल्ली में खोली गई है, जो जहाँ के जो भी प्रमाण पत्र मिलते हैं, वो जितनी भी विश्व में यूनिवर्सिटियां हैं वो सबके समकक्ष प्रमाण पत्र मिलते हैं। इसी तरह गांधीनगर में जो है आपका जो है वो आपदा केंद्र खोला गया है। नेपाल में जो है स्वास्थ्य के लिए केंद्र खोला गया है। इसी तरह हर देश में कुछ न कुछ कोई चीज खोला गया है ताकि जो है कि मेन चीज इनका क्या है कि किसी भी तरीके से कृषि एवं ग्रामीण, दूसरा है कृषि एवं ग्रामीण विकास पर जोर देना, विकास पर जोर देना। फिर है सूचना एवं गरीबी उन्मूलन, सूचना और गरीबी उन्मूलन। बायोटेक्नोलॉजी विज्ञान प्रौद्योगिकी, शिक्षा, सुरक्षा और संस्कृत, शिक्षा, सुरक्षा एवं संस्कृत को बढ़ावा देना। इन सबको बढ़ावा देने के लिए इसके कार्य क्षेत्र बहुउद्देशीय कार्य क्षेत्र है, जो कि लक्ष्य पाने में बहुत कठिनाई हुई क्योंकि सारे देश कोऑपरेट नहीं कर पाए। इतना ज्यादा क्षेत्र था कि सारे देश, जिसमें जो है अब देखिए 21% जनता, विश्व की 21%, विश्व की 21% जनसंख्या विश्व के पूरे क्षेत्र 3% क्षेत्रफल पर निवास करती। बताइए 21% जनसंख्या 3% क्षेत्रफल पर निवास करती, कितनी घनी आबादी है। और आर्थिक सहयोग कितना है, आर्थिक कितना, 3 पर विश्व का आर्थिक का कितना 3.8% यहाँ पर जो आर्थिक है। मतलब बहुत गरीब देश हैं ये। साउथ एशियन नेशन में 4-5 जो देश हैं वो तो गरीब ही गरीब। भारत थोड़ा सा विकसित है और बाकी सारे जो हैं गरीब ही है एकदम, जो है उनके पास कुछ है ही नहीं। तो ये जो है स्पेशली किसी तरीके से अब आपस में क्या है
व्यापार को ज्यादा बढ़ावा देने के लिए किसी तरह से व्यापार करें आपस में, इसके लिए उन्होंने क्या किया, पहले 1995 में साप्टा 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 SAPTA साप्टा को लागू किया। साप्टा का क्या है कि साउथ एशियन प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट के पड़ोसी देशों को पहले प्रिफरेंस वरीयता दी जाए आप जो है व्यापार में, ताकि उनका व्यापार पड़ोसी देशों के साथ ज्यादा बढ़े। जिनको जो जरूरत है वो हमसे लें, हमको जो जरूरत है उनसे लें, ताकि जो है वहां पर उनकी जो है इकोनॉमी बढ़ जाए। अभी इनको यहाँ इन देशों की इकोनॉमी क्या है, 3.8% पूरे विश्व की। बताइए 21% जनसंख्या यहाँ 3% क्षेत्रफल में रहती है। इतनी ज्यादा जनसंख्या का 3%, 3.8% ही इकोनॉमी है। ठीक, तो साप्टा से बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ, तो उन्होंने साप्टा की जगह साफ्टा कर लिया। साफ्टा कर लिया जो क्या है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब पूरा टोटल जो व्यापार है फ्री नहीं है, मतलब टेरिफ लगना जरूर है लेकिन कुछ कम परसेंट पर। पहले रियायत दिया गया, धीरे धीरे 5% टेरिफ लगाया जाएगा, आयात शुल्क जिसको बोलते हैं 5%, फिर धीरे धीरे कम होगा और कुछ ही वर्षों तक के लिए, फिर बाद में धीरे धीरे व्यापार जब बढ़ जाएगा तब देखा जाएगा। मतलब किसी भी तरीके से इन देशों का, साउथ एशियन नेशन देशों का गरीबी स्तर में सुधार, जन कल्याण, शिक्षा में सुधार, सांस्कृतिक में सुधार, खेल में सुधार, व्यापार में सुधार, और किसी भी तरीके से अगर कोई अंतरराष्ट्रीय मंच पर कोई भी शिखर सम्मेलन हो रहा है तो ये सार्क देशों की तरफ से सभी एकजुट हो करके वो पॉइंट रखें। ये नहीं कि सब आपस में मतभेद रहे, नहीं। अब इसमें चाइना क्या करता है, चाइना पाकिस्तान का सपोर्ट कर देता है कि नहीं ये नहीं ऐसे करो, ये नहीं ऐसे करो, और पाकिस्तान जो सीधे उल्टे बोल देता है, वो राग गा देता है अपना कश्मीर का। तो ये सब जो है इसी तरह से नेपाल जो है अपने यहाँ जो उसको जगह दे देता है। बीच में देखिए श्रीलंका ने जो ऐसा चाइना को अपने यहाँ पूरा छूट दे दिया, बाद में उसकी हालत खराब हुई। तो चाइना की स्थिति क्या है कि भारत ये भी चाहता है कि सारे देशों को मिला करके चाइना का जो साम्राज्यवादी नीति है उसको जो है रोका जाए, लेकिन ये सारे देश समझते नहीं है। चाइना जो इनको भड़काता है, पर्यवेक्षक देश में है, लेकिन वो आ करके पर्यवेक्षक का काम नहीं करता, चुपचाप नहीं रह करके सभी को, जैसे नेपाल को कभी उकसाएगा, पाकिस्तान को तो हमेशा उकसाता रहता है। तो ये सारे मैटर हैं जिसके चलते जो है सार्क जो है बहुत सफल नहीं रहा। 2014 के बाद कोई मीटिंग नहीं हुई। 2016 में जो है पाकिस्तान में प्रस्तावित था, लेकिन आतंकवादी हमले के कारण जो है कई देशों क्या, नेपाल को छोड़कर सारे देशों ने बहिष्कार कर दिया कि हम वहां नहीं जाएंगे। तब से जो है कोई मीटिंग हुई नहीं। तो आज यहीं तक, अब अगले संडे देखेंगे अगला वीडियो। थैंक यू, हैव ए